आप सबको जोहार। और आज है तारीख 3 जनवरी 2025 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहां पर आदित्यपुर के इच्छापुर निवासी संभव ठाकुर की मौत के मामले में पिता संजय ठाकुर ने कदमा थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कराया है। और वहीं बेटे की मौत के लिए उन्होंने किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया है। और साथ ही साथ हालांकि यहां पर कदमा थाना में उसके 2 साथी से पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और बुधवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। अब यहां पर पुलिस के मुताबिक पिता ने संभव की मौत के लिए किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया है और यहां पर फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जाँच की जाएगी। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मंगलवार की रात आदित्यपुर के इच्छापुर निवासी संभव ठाकुर अपने 2 साथी सुमन मिश्रा और रवि रंजन के साथ बाइक से कदमा टोल ब्रिज पहुंचा, जिसके बाद वहां रेल बनाने के चक्कर में संभव ठाकुर और सुमन मिश्रा रेलिंग पर चढ़कर खड़े हो गए और इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर इसी तरीके की ये एक और घटना जो है वो सामने निकल कर आई है, जहाँ पर रील्स बनाने के चक्कर में एक और की जान चली गई। और पता नहीं ये क्या पागलपन है जिसकी वजह से लोग इस हद तक जाने को तैयार हैं, जिसमें यहाँ पर उनको अपनी जान का भी खतरा है और यहाँ पर कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर ध्रुवा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़खानी और उसके मौसेरे भाइयों पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और इनमें शंकर उरांव और सूरज कुमार उर्फ दिल्लू शामिल हैं। और यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बुधवार की शाम बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद डीजीपी के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा कोषांग ने इसे गंभीरता से लिया था। और इस घटना को लेकर महिला सुरक्षा कोषांग द्वारा डालसा के साथ समन्वय स्थापित कर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता एवं उसके भाइयों को मुआवजा राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई। और इसके अलावा पीएलवी के अंतर्गत केस में पीड़ित एवं उसके जख्मी भाइयों को वैधानिक सहायता प्रदान करने की भी कार्रवाई की जा रही है। डालसा की एक विशेष टीम पीड़िता एवं उसके भाई से मुलाकात कर आवश्यक कार्रवाई जो है वो कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नाबालिग के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मंगलवार की रात ध्रुवा थाना में केस दर्ज किया गया था। और केस में पीपीएफ कॉलोनी चेक पोस्ट ध्रुवा निवासी सूरज कुमार, मुन्ना और शंकर को आरोपी बनाया गया था। दर्ज केस में 15 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि वह 30 दिसंबर को अपनी मौसेरी 15 वर्षीय बहन के अलावा 2 मौसेरे भाइयों के साथ ध्रुवा स्मार्ट सिटी घूमने गई थी। और वहीं पर इसी दौरान भोकड़ू पुल ध्रुवा स्मार्ट सिटी के पास बाइक पर सवार 3 आरोपियों ने पहले छेड़खानी की और उसके बाद उठा लेने की धमकी भी दी। जब दोनों मौसेरे भाइयों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला भी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर बिरनी प्रखंड के बरकट्ठा ओपी के पुलिस अधिकारी संतोष कुमार दुबे समेत पुलिस जवान को बंधक बनाने के मामले में मामला जो है वो दर्ज किया गया है। और बिरनी थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने आवेदन के आधार पर यहाँ पर जो प्राथमिकी है उसको दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने कहा है कि प्रतापपुर के 10 ग्रामीण किशुन यादव, सुरेंद्र यादव, लालू यादव, रंजीत यादव समेत अन्य के अलावा 40-50 अज्ञात ग्रामीण पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि मंगलवार 31 दिसंबर को प्रतापपुर में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने 2 घंटे तक बंधक बना लिया था। वहीं ग्रामीण जो है वो इस बात पर आक्रोशित थे कि पुलिस ने अतिक्रमण कर रहे सहदेव महतो को क्यों छोड़ दिया। और सीओ के आदेश व ओपी प्रभारी के निर्देश पर पुलिस अधिकारी श्री दुबे पुलिस बल के साथ प्रतापपुर पहुंचे थे। वहीं पुलिस अधिकारी ने ग्रामीणों पर सरकारी रिवॉल्वर लूटने और जान से मारने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि सरकारी रिवॉल्वर निकालकर उन्हें धमकाने की कोशिश जो है वो की गई थी। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ ग्रामीण जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त के बाद जो सच्चाई है वो तो शायद सामने आ ही जाएगी कि यहाँ पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है खूंटी से, जहाँ पर साल के पहले दिन खूंटी मुरहू मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और मृतकों की पहचान गोड्डा जिला निवासी सुधांशु कुमार जायसवाल, जिसकी उम्र 21 वर्ष, और पश्चिमी सिंहभूम जिला के सिदमा गुदड़ी निवासी सुईबा भुइया, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में की गई। और वहीं कांटाटोली निवासी आकाश कुमार घायल हो गया है। और वहीं जानकारी के मुताबिक आकाश, सुधांशु और विकी कुमार बुलेट मोटरसाइकिल से रांची से पिकनिक के लिए हिरनी फॉल जा रहे थे और इसी क्रम में मुरहू के पंजाबी कोठी के समीप सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर से दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और गंभीर रूप से घायल बाइक सवारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सुधांशु कुमार और सुईबा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं घायल आकाश का सदर अस्पताल में इलाज जो है वो चल रहा है। बुलेट सवार एक अन्य युवक को हल्की चोटें आई हैं। सुईबा भुइया खूंटी के मार्टिन बंगला में किराए के मकान में रहता था। वह अपनी बहन को उसके घर बंदगांव थाना क्षेत्र के लेयांगी गांव छोड़ने गया था और वापसी के क्रम में वह दुर्घटना का शिकार हो गया। सुधांशु कुमार जायसवाल और आकाश कुमार रांची के कांटाटोली में विकी कुमार के मकान में किराए में रहकर पढ़ाई करते थे और यहां पर बुधवार को विकी कुमार के परिजनों के साथ वह पिकनिक मनाने के लिए निकले थे। विकी, सुधांशु और आकाश बुलेट पे सवार थे। वहीं विकी के परिवार के सदस्य दूसरे वाहन पर जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर घाटशिला थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी अधीर कुमार के घर में मंगलवार की देर रात 8 लाख के आभूषण समेत 15 लाख की चोरी हो गई और चोरी के समय घर की मालकिन दीपाली राय अपनी बेटी के घर बांकुड़ा गई हुई थी और सूचना मिलने पर पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि घर की मालकिन दीपाली राय ने बताया कि वह बेटी के घर गई थी और मंगलवार को पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके छत का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है और ये सारी खबरें सुनने के बाद वो वापस लौटी। घर के बाहर का दरवाजा का जो ताला है वो टूटा हुआ था और अंदर का दरवाजा भी टूटा हुआ था, अलमारी भी टूटा हुआ था और घर का सामान जो है वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि करीब 15 लाख से अधिक की जो संपत्ति है उसकी चोरी हुई है और लगभग 1 किलो चांदी और सोने के आभूषण, इसके अलावा सोने की चेन, हाथ की बाली समेत 8 लाख के आभूषण की चोरी हुई है। और घर में रखे कांसा, पीतल, स्टील के बर्तन, खाना बनाने की सामग्रियां भी चोरी हो गई हैं। चोर दीवार की वायरिंग तार भी लेकर चले गए और चोरों ने गैस सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, पानी का मोटर, पंप, इन्वर्टर समेत कई सामान लेकर गए हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो चोर जो है वो तिनका तिनका उठाकर ले गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर घाटशिला थाना अंतर्गत तामुकपाल NH 18 के काशीदा ओवरब्रिज पर पर्यटकों से भरी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई और हादसे में बस में सवार 16 लोग घायल हो गए। और दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार जो है वो मच गई और घटना बुधवार तड़के 3 बजे की है। बस पश्चिम बंगाल के लिलुआ से नेतरहाट जा रही थी और बस में कुल 62 पर्यटक सवार थे। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि 62 लोगों में से 16 लोग घायल हो गए हैं और बाकी लोगों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से चालक, खलासी समेत 16 लोगों को पुलिस ने इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सुबह टाटानगर, हावड़ा सवारी और स्टील एक्सप्रेस से पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है। अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर RN सोरेन ने बताया कि दुर्घटना में करीब 16 लोग जख्मी हुए हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। सभी को हल्की चोटें आई थी। 16 बीबी के सिर पर गंभीर चोट लगी है और उन्हें CT स्कैन करने की सलाह जो है वो दी गई है। और बाकी यहाँ पर दुर्घटना में कौन कौन से लोग जो हैं वो घायल हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट और डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर ड्यूटी के दौरान मृत CCL कर्मी बोटनाडी निवासी जागेश्वर सिंह के छोटे बेटे जगतपाल सिंह को प्रबंधन की ओर से अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई और मंगलवार की देर रात को मृतक की पत्नी प्रमिला देवी को नियुक्ति पत्र ढोरी SOP कुमारी माला ने यूनियन प्रतिनिधियों और परिजनों की उपस्थिति में दिया। और मैं आपको बता दूं कि ढोरी एरिया अंतर्गत ढोरी खास परियोजना के 4 और 5 इंक्लाइन में कार्यरत
कार्यरत जागेश्वर सिंह की तबीयत मंगलवार को ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ गई और उन्हें केंद्रीय अस्पताल ढोरी लाया गया और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और बुधवार को पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया था और जिसके बाद अनुकंपा पर यहाँ जो नौकरी है वो दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर खादी व सरस मेला में नए साल के पहले दिन काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और दिन भर भीड़ के बावजूद शाम में काफ़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और युवक युवतियां पहुंचे और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की है और साथ ही मेले में होने वाले लाइव कार्यक्रम को ध्यान से देखते भी नजर आए और महोत्सव में लगभग यहाँ पर 20,000 टिकट बिके हैं और लगभग 25,000 लोगों ने भ्रमण किया है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके अलावा महोत्सव परिसर में झारखंड पर्यटन विभाग की तरफ से लगाए गए स्टॉल में झारखंड के सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही थी। मेला परिसर में स्केचिंग का जीवन प्रदर्शन किया जा रहा है और कालीन जोन में लोगों द्वारा कालीन बहुत पसंद किया जा रहा है और यहाँ पर ईरानियन कारपेट की करीब 2.5 लाख में बिक्री की जा रही है और लोगों ने चाक पर मिट्टी का बर्तन बनाना भी सीखा और इसके अलावा मेला में लगभग 2 करोड़ की बिक्री अब तक हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर चंदन कियारी थाना क्षेत्र के बेलडी गांव निवासी लक्ष्मी देवी ने बुधवार को चंदन कियारी थाना में लिखित आवेदन देकर अपने ही गांव के कई लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगा देने की शिकायत की है और आवेदन में पीड़ित महिला ने कहा है कि 31 दिसंबर की रात करीबन 2 बजे उसके घर में आरोपियों ने आग लगा दी और जिससे उसके घर में रखे 1,25,000 रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई और आवेदन के अनुसार घटना के समय वह अपने घर में नहीं थी और उसके पति घर पर ही सो रहे थे और वहीं घर में लगी आग को देख के उसके पति जो हैं वो चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे और जिसके बाद हल्ला सुनकर अगल बगल के लोगों ने पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि घर में रखी स्कूटी समेत महिला समूह के कई दस्तावेज जो हैं वो जलकर राख हो गए। पीड़ित महिला ने अपने ही गाँव के तीरथ तिवारी की पत्नी आशा देवी और उसके पुत्र अभिषेक तिवारी और नीतीश तिवारी पर अपने घर में आग लगाने का आरोप लगाया है और महिला ने आवेदन में कहा है कि इसके पूर्व आरोपियों ने घर में आग लगाकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब यहां पर पुलिस महिला के आवेदन के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनसार थाना क्षेत्र के मनाई टांड छठ तालाब के समय बुधवार की शाम शराब पी रहे कुछ युवक पुलिस की गश्ती दल को देखकर भागने लगे और इस दौरान एक युवक जो है वो कुएं में जा गिरा और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वहीं मृतक की पहचान गांधी रोड निवासी रितेश रवानी, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है और रितेश बुधवार की शाम तालाब के समीप अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा था और इसी दौरान पुलिस का गश्ती दल जो है वो वहां पर पहुंचा और पुलिस को देख सभी भागने लगे और भागने के क्रम में रितेश रवानी का जो पैर है वो फिसल गया और वो कुएं में जा गिरा और युवक के कुएं में गिरने के बाद पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया और वहीं रस्सी के जरिए रितेश को कुएं से निकालकर पहले जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र अस्पताल ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखकर चिकित्सकों ने SNMMCH रेफर कर दिया और SNMMCH पहुंचने पर जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा रितेश के शव को SNMMCH के मोर्चरी में रखा गया है और यहां पर गुरुवार को उसके शव का पोस्टमार्टम करने की बात कही गई थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि रितेश रवानी अपने माता पिता का इकलौता संतान था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर पटेल चौक के समीप बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे अनियंत्रित कार जो है वो बिजली के खंभे से जा टकराई और कार में 5 युवक सवार थे और इनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इनमें सवार 2 युवक जो हैं वो भाग गए, वहीं अन्य 3 युवक कार में लहूलुहान स्थिति में पड़े हुए थे। सूचना पर पहुंची धनबाद थाना पुलिस ने कार में लहूलुहान स्थिति में पड़े युवकों को बाहर निकाला और टोटो के जरिए सभी को SNMMCH भेजा। घायलों में बारामुड़ी निवासी अविनाश यादव, संदीप यादव और पवन यादव शामिल हैं। सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है और कार जो है वो रमेश कुमार गोप के नाम से रजिस्टर्ड है। और वहीं घटना के बाद पहुंची धनबाद की पुलिस ने जांच में कार से शराब और बियर की बोतलें बरामद की हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक कार सवार गोविंदपुर से रणधीर वर्मा चौक की ओर तेज गति से जा रहे थे और इसी दौरान पटेल चौक के समीप कार अनियंत्रित हो गई और बिजली के खंभे से जा टकराई।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड का न्यूनतम तापमान जो है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और यहाँ पर न्यूनतम तापमान सबसे कम राजधानी रांची के कांके में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि रांची के मौसम केंद्र ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है वो गुमला में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और वहीं झारखंड में सुबह और शाम को तापमान में कमी आने की वजह से यहाँ पर लोगों के बीच ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया कि शुक्रवार को यानी कि 3 जनवरी को सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा जो है वो छाया रहेगा और इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। और झारखंड के लिए मौसम विभाग ने कोई भी चेतावनी जो है वो जारी नहीं की है। और वहीं मौसम केंद्र रांची ने झारखंड राज्य के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि राज्य में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। यानी कि अगले 2 दिन हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड का यहाँ पर एहसास होने वाला है और ठिठुरन हमें झेलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। यानी कि जो ये सर्द हवाएं चल रही हैं जो कहीं ना कहीं चुभ रही हैं हमें, उसको हमें 2 दिनों तक और भी झेलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और हो सकता है कि यहाँ इसकी वजह से ज़्यादातर लोग बीमार भी पड़ जाएं या फिर उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाए, और उसी वजह से आपको अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो हवाएं चल रही हैं, जो शीतलहर चल रही है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ गया है। हालांकि यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि इसके बाद अगले 3 दिन में इसमें यहाँ पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। किसमें? तापमान में। तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है शीतलहर की वजह से, और यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं चुभने लगी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर झारखंड के हजारीबाग जिले में नए साल के पहले दिन एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। चरही थाना क्षेत्र के सरबाहा गांव में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान सुंदर करमाली जिनकी उम्र 27 वर्ष, इसके अलावा विनय कुमार, पंकज करमाली, सूरज भुइया जिसकी उम्र 24 वर्ष और राहुल करमाली जिनकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है के रूप में हुई है। और सभी युवक यहाँ पर एक ही गांव के निवासी थे। अब यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या। तो यह हादसा तब हुआ जब एक घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। सुंदर करमाली और उनकी पत्नी रूपा देवी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और गुस्से में आकर सुंदर ने कुएं में मोटरसाइकिल सहित कूदने की धमकी दे दी। और कुछ देर बाद उसने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ कुएं में छलांग लगा दी। और यह देखकर उसकी पत्नी रूपा देवी चीखने चिल्लाने लगी। और वहीं आनंद फानन में सुंदर को बचाने के लिए मोहल्ले के 2 भाई विनय कुमार और पंकज करमाली तुरंत कुएं में कूद गए। और उसके बाद सूरज भुइया और राहुल करमाली भी बचाव के लिए कुएं में उतर गए। हालांकि बचाव का यह प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ और 5 युवक पानी में डूब गए। वही घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को कुएं से बाहर निकाला। और वही सूचना मिलते ही चरी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। और नए साल के पहले दिन हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। जहां लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं इस हादसे ने पूरे माहौल को गमगीन बना दिया। हालांकि पुलिस यहां पर फिलहाल मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। और यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि अवैध में उठाया गया कोई भी कदम यहाँ पर कितनी बड़ी त्रासदी जो है वो ला सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत डिग्री कॉलेज के पास बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ और यहाँ एक बाइक और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई और जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि डिग्री कॉलेज के पास एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आ रहे थे और वहीं सामने से एक तेज रफ्तार बोलेरो भी आ रही थी और इसी दौरान दोनों में टक्कर हो गई
दी और जिसके बाद बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौके पर ही घटनास्थल पर मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया और जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं स्थानीय लोगों और इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने ये बताया है कि दुर्घटना इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि युवकों के जो पॉकेट में फ़ोन रखा हुआ था वो भी चकनाचूर हो चुका है और इसकी वजह से उनकी पहचान करने में भी कठिनाई हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी भयंकर जो दुर्घटना है वो हुई होगी। हालांकि पुलिस अधिकारी रविंद्र महली ने बताया है कि पुलिस युवकों की पहचान करने का प्रयास जो है वो फिलहाल कर रही है और दुर्घटना में जिन युवकों की मौत हुई है उनमें से यहाँ पर किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट नहीं पहने रहने के कारण ही उनके सिर में गंभीर चोटें आई और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, जहाँ पर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले हफ्ते मैया सम्मान योजना की नई किश्त जारी करेंगे और इस योजना से राज्य के करीब 56 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा और सरकार की ओर से इस योजना के जरिए हर महिला के खाते में सीधे 2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समारोह का जो आयोजन है वो 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली मैदान में होगा और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे और इस समारोह में राज्य भर से करीब यहां पर 3 लाख महिलाओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। पहले यह समारोह 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 26-27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले की 100 से 200 महिलाओं के खाते में पैसे जो है वो ट्रांसफर हुए थे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले कैबिनेट ने दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का फैसला किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के पंडरा में हुए लूटकांड और फायरिंग मामले में शामिल अपराधियों के धरपकड़ के लिए रांची पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया और ऐसे में अब रांची पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आम लोगों से सहयोग की मांग की है। और वहीं रांची पुलिस के द्वारा लूट और फायरिंग मामले में शामिल एक अपराधी की तस्वीर को शहर भर में चिपका दिया गया है। वांटेड पोस्ट में अपराधी की 2 तस्वीरें लगाई गई हैं और पुलिस के द्वारा यह अपील भी की गई है कि इस अपराधी की सूचना अगर कोई देता है तो उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही उसका नाम पता जो है उसको गुप्त रखा जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लूट और फायरिंग की वारदात की तफ्तीश कर रही एसआईटी की टीम को यह जानकारी मिली है कि पिछले सप्ताह रांची के रातू इलाके में 14 लाख रुपए की लूट और सोमवार को हुए 13 लाख की लूट को एक ही गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया था। और टीम को यह भी जानकारी मिली है कि दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी पंडरा इलाके में ही किराए के मकान में रहते थे और वहीं जिस घर पर अपराधियों ने ठिकाना बनाया था पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और इस घर से पुलिस को काफ़ी सारी यहां पर सुरागे जो हैं वो मिली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर हिमालय के आसपास के राज्यों में हो रही बर्फबारी का जो असर है वो रांची सहित पूरे झारखंड में दिख रहा है और उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से यहाँ पर ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं का असर राज्य में इस कदर छाया हुआ है कि अधिकांश जिलों का जो तापमान है वो 10 डिग्री के करीब पहुँच गया है और उससे भी नीचे चला गया है। और वहीं 3 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और वहीं 10 से अधिक जिले जो हैं वहां पर जो तापमान है वो 9 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिसकी वजह से ठंड बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा अन्य काफ़ी सारे जिले में यहाँ पर जो तापमान है वो 10 से 11 डिग्री के आसपास रह रहा है। हालांकि जनवरी के पहले 15 दिनों में न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। 15 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना कम है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब बने रहने की संभावना है। बारिश हुई तो तापमान में कुछ गिरावट जो है वो आ सकती है, लेकिन वह भी काफ़ी कम समय के लिए होगा।
और इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो समाप्त होने से आसमान पूरी तरीके से साफ रहेगा। 4 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, लेकिन 5 जनवरी को बादल छाया रहेगा और ऐसे में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। पारा 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और वहीं 6 जनवरी को भी कुछ ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 7 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। आसमान में बादल छाया रहेगा और सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड फिर से काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पारा शिक्षकों को लेकर, जहाँ पर राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों को जनवरी से 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। और स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी कि 2027 तक के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी थी और जनवरी 2025 से 6वीं से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,000 रुपये मिलेंगे और वहीं पहली से 5वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपये दिए जाएंगे। जबकि यहाँ सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों जो कि 6वीं से 8वीं तक को पढ़ाते हैं उनको सिर्फ 20,384 रुपये दिए जाएंगे और वहीं आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये और इसके अलावा सिर्फ प्रशिक्षित वर्ग कक्षा 1 से 5 तक के पारा शिक्षक को 18,816 रुपये और वहीं इस कैटेगरी में आंकलन परीक्षा पास करने वालों को 20,112 रुपये मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सीबीएसई बोर्ड को लेकर, जहाँ पर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर रांची के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इस परीक्षा के संबंध में बोर्ड ने स्कूलों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षक की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस तारीख को किसी भी छात्र की परीक्षा निर्धारित है उसे उसी दिन परीक्षा देनी होगी और वहीं यदि कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसकी परीक्षा फिर से नहीं कराई जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। और बोर्ड ने यह भी कहा है कि यदि किसी छात्र को डेट शीट से संबंधित कोई समस्या है तो उसे इस मामले में स्कूल से संपर्क करना होगा। और वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। और इसके अतिरिक्त बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं कक्षा के लिए कोई बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं भी नहीं भेजी जाएंगी और वहीं 12वीं के लिए बाह्य परीक्षक भेजे जाएंगे। और साथ ही यह भी कहा गया है कि 14 फरवरी तक परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट के अंक स्कूलों द्वारा सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और इसके बाद 15 फरवरी से थ्योरी परीक्षा शुरू होगी। बोर्ड ने आंतरिक और बाह्य परीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अंक सही तरीके से अपलोड किए जाएं और उन्हें अधिकतम अंक का ध्यान भी रखना होगा। और बाकी सारी डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, जिसमें ये दिया गया है कि रांची के कुछ स्कूलों ने यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं उसको निर्धारित तो कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी तिथियां निर्धारित की गई हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही होगी, तो आप आराम से इसको पढ़ के देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर नए साल 2025 में झारखंड को 4,000 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा और यहां पर झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हालांकि 2024 में ही इस पावर प्लांट को शुरू किया जाना था और वहीं राज्य सरकार और एनटीपीसी के साथ हुए समझौते के अनुसार 85% बिजली जो है वो राज्य सरकार को मिलेगी और केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया था कि जो भी सहयोग राज्य सरकार को चाहिए केंद्र की ओर से मिलेगा। इसके अलावा केंद्र ने यह भी कहा था कि पावर प्लांट को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराने का प्रयास राज्य सरकार करे और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को पतरातू पावर प्लांट की ऑनलाइन समीक्षा की थी और इस दौरान पीएम मोदी को झारखंड के मुख्य सचिव ने बताया था कि वर्ष 2024 से पतरातू के निर्माणाधीन 4,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होने लगेगा। अब 2025 में इससे बिजली उत्पादन होने लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वर्ष 2015 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एनटीपीसी के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बनी और वर्ष 2016 में कंपनी को एनटीपीसी हवाले किया गया और इसके बाद
इस वर्ष जनवरी में भेल को इसका कार्यादेश दिया गया। और वहीं करार के मुताबिक एनटीपीसी 74 और वहीं जेबीवीयूएनएल 26% की शेयर धारक है। जेबीवीयूएनएल पैसा नहीं लगाएगी, कंपनी जमीन, कोयला और पानी देगी। पैसा एनटीपीसी लगाएगी और एनटीपीसी बैंक से लोन लेकर पैसा लगाने वाली है और झारखंड सरकार का ऊर्जा विभाग इसकी मॉनिटरिंग जो है वो करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में चलने वाले गैंग वॉर में एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और घटना कारमेल जूनियर स्कूल के पीछे के मैदान में घटी है। और यहाँ पर घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सूरज प्रमाणिक उक्त मैदान में ऑटो लगाकर बैठा हुआ था और इसी बीच कुछ अपराधी आए और उस पर फायरिंग कर दी। अपराधियों को देख सूरज ने ऑटो छोड़कर वहां से भागने का प्रयास तो किया था, लेकिन अपराधियों ने उसे दौड़ाकर पीछे से गोली मार दी और जिससे घटना स्थल पर ही सूरज की मौत हो गई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुरानी रंजिश की वजह से सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और जहां यह घटना घटी है वहां पास में ही कई स्कूल्स भी हैं। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि मृतक सूरज प्रमाणिक का भी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह सोनारी के पुरानी बस्ती ज्योति मार्ग का रहने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसने 10 साल पहले ही सोनारी छोड़ दिया था और वहाँ चलने वाले गैंग वॉर के बाद उसने इलाका छोड़ दिया। शायद वो सुधरना चाहता था और उसी वजह से उसने ऑटो चालक बनना मुनासिब समझा। हालांकि जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा कि अतीत कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है, वो घूम फिर कर वापस जरूर आ ही जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही शायद हुआ होगा। और वह परसुडी थाना क्षेत्र में फिलहाल तो रह रहा था और वह करीब 10 साल के बाद सोनारी आया था और जिसके बाद अपराधियों ने उस पर फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया।